जय हिंद दोस्तों, क्या पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ोतरी पर लगेगा फिर झटका, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में लगा था। हां, माना कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, डीए आपका 125% था। उसके बाद क्यों आपकी पेंशन नहीं बढ़ी गई? सामने चार्ट दिखाऊंगा कि सिपाही से लगा करके लेफ्टिनेंट जनरल तक किसकी कितनी पेंशन बढ़ोतरी हुई थी, और यह पोल खुली थी ओआरओपी 2 में। ओआरओपी 1 का भी चार्ट दिखाऊंगा, ओआरओपी 2 में दिखाऊंगा कि आखिर सत्यता क्या थी। पहली बात, मैं 7वें वेतन आयोग की बात करने से पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर के पूर्व सैनिकों ने एक ज्ञापन दिया है प्रयागराज के अंदर। कहा कि जैसे कि 7वें वेतन आयोग में हमारे साथ धोखा हुआ था, उस बार धोखा नहीं होना चाहिए। और दूसरी तैयारी में पैरामिलिट्री फोर्सेस की करूंगा। उन्होंने 8 लोगों का एक आयोग, एक कमेटी तैयार की है, गृह मंत्रालय से अप्रूवल लिया है कि जो वेतन आयोग के समक्ष हम अपने तरीके से अपनी मांगें रखेंगे, हम अपने हितों के लिए अपनी बातें करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे, और गृह मंत्रालय ने उन्हें अप्रूवल दे दिया है। अब बात करूंगा एमओडी में कौन है जो हमारी पेंशन बढ़ोतरी की बात करेगा। पे बढ़ोतरी की बात हो सकती है, लेकिन जैसे कि मांग चलती आ रही है कि जितने एक्सर्विसमैन संगठन है, कोई ना कोई पदाधिकारी, कोई न कोई उनका एक डेलीगेशन 8वें वेतन आयोग से बातचीत करे, और बातचीत का आधार होना चाहिए यानी पहला, यानी 7वां वेतन आयोग, उसमें किस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ी, उसकी पोल आपको आरओपी 2 में खुली। आइए इन सब के बारे में बात करूंगा। एक बार पहले हम चार्ट देख लेते हैं। आपको सबसे पहले मैं जो आपका आरओपी 1 है, यानी 1 जुलाई 2014 का चार्ट दिखा रहा हूं। उसके बाद जब आपको ओआरओपी 2 मिलता है 1 जुलाई 2019 से, उससे पहले 1 जनवरी 2016 में आपका 7वें वेतन आयोग के तहत आपकी पेंशन बढ़ोतरी होती है। अब आप ईमानदारी से रखिए, क्या यदि पेंशन बढ़ोतरी 1 जनवरी 2016 में होती है, क्या पेंशन सिपाही की, लेफ्टिनेंट की, नायक की, हवलदार की, नायब सूबेदार की, सूबेदार मेजर की, लेफ्टिनेंट की, कैप्टन की, क्या यह पेंशन बढ़ी? ईमानदारी से बताओ, पेंशन बढ़ी? तो आपके सामने चार्ट रखूंगा। फिर यह पेंशन रिवीजन होता है 2019 में, वहां इसकी पकड़ और पोल खुल जाती है। बिल्कुल जैसा कि हम आपके सामने ला रहे हैं कि यानी फिटमेंट फैक्टर 2.57 बना, डीए आपका 125% बढ़ा, 14.3 की बढ़ोतरी दर्शाई गई। लेकिन यदि वो बढ़ोतरी थी तो फिर ये चार्ट क्या कह रहा है, जिसके आंकड़े प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े में आपके सामने रख रहा हूं, ये गलत नहीं है। और ऐसा ही धोखा फिर न हो जाए, क्यों कि दिसंबर 2015 से 2.57 का गुणा करने के बाद जनवरी 2016 में हमारी पेंशन फिक्स की गई, हमारी पेंशन फिक्स की गई। ओआरओपी 2 जब आया 2019 में, तो 2018 को बेस ईयर मान करके 2019 की जो कैलकुलेशन आई, उसमें बहुत बड़ा फर्क दिखाई दिया और वहां पर झटका लगता है। तो ये कौन सा खेल है? जो कौन सा खेल है, कोई ऐसा ही खेल तो नहीं फिर खेला जाएगा। इसलिए आप देख सकते हो कि पूर्व सैनिकों ने 8वें वेतन आयोग में पेंशन रिवीजन की मांग रखी। यानी यह है प्रयागराज, वहां पर भूतपूर्व सैनिकों ने एक अपनी बड़ी मीटिंग की और वह अपना ज्ञापन तैयार किया गया, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में यानी अपने राज्य सैनिक बोर्ड को दिया। उसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्त होने के बाद हमारा कोई मैकेनिज्म नहीं है, हम किससे गुहार लगाएं, और 7वें वेतन आयोग में जितनी अनियमितता हुई 8वें वेतन आयोग में ऐसी हो सकती है। और उन्होंने अन्य मुद्दों को लेकर के, आप देख सकते हो, यह एक खबर आपके सामने में रख रहा हूं। अब इस खबर का असर, खबर क्यों बुनियादी तौर पर सही है, आप देख सकते हो। अब चार्ट, सिपाही 17 साल है, उसकी 1 जनवरी 2016 को 17,130 थी, यानी 1 जनवरी 2016 को 17,130 बेसिक पेंशन थी, और वो बढ़ती है 18,807 होती है, यानी 1677 की बढ़ोतरी होती है, यानी आपको 7th पे कमीशन का। क्लियर है? सिपाही 19 साल 17,433 से 18,807, 1,374 बढ़ती है। नायक 22 साल का 18,427 से 21,244, यानी 2,817 बढ़ती है। हवलदार 20,067 और आरओपी 2 में 22,257, 2,190 बढ़ती है। अब मैं यहां से बात करता हूं आपके सामने नायब सूबेदार 26 साल का, जिसकी 26,741 थी, आरओपी 2.57 1 जनवरी 2016 में थी। फिर उसकी कम कैसे हो सकती है? वो आरओपी 2 में 24,825 पे कैसे फिक्स की गई? 26,741 जब आपकी 7th पे कमीशन
1 जनवरी 2016 में थी, तो फिर 24,825 कैसे आई, इसका फर्क बताऊंगा। यानी -1,916 होती है। नैप्सवायर 28 साल वाला जिसकी 27,607 थी, उसकी 26,075 -1,532 कैसे हो सकती है। सूबेदार 28 साल 31,529 वाला 29,700 पर कैसे आ सकता है। 16, 17, 18, 19 4 साल में इंक्रीमेंट लगा के बढ़नी चाहिए थी या नहीं बढ़नी चाहिए। कौन सा फार्मूला है, कौन सा कैलकुलेटर है, कौन सी पॉलिसी जिसके तहत आपकी पेंशन कम हो रही है। इम्पॉसिबल। और यही एक बहुत बड़ा हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। उसी को लेकर के आज यदि नहीं जागे तो हमारे साथ फिर गोलमोल होगा। और सीधा सूबेदार -1,829 पे जाता है। सूबेदार 30 साल वाला जो पुराने वाले थे उनकी 32,614 और जो जनवरी 2016 में आने के बाद 31,000 यानी -1,614। सूबेदार मेजर -126 33,526 थी, 33,400 पे अटका। लेफ्टिनेंट और कैप्टन की तो बात ही अलग है। आप देख सकते हो लेफ्टिनेंट कैप्टन जो कि उनको 41,200 और उनकी पहले कितना था आप समझ सकते हो 35,800 था, जो जनवरी 2016 में आया है, 17 में आया और आज भी आ रहा है। अभी तक पे कमीशन नहीं है। 7वें पे कमीशन में लेफ्टिनेंट की 35,800 और पीछे छठे पे कमीशन में 41,200 या 300 है। जो कैप्टन है 43,716, जो उसकी पुराने वालों की, नए वालों की 38,800। क्या ये मजाक नहीं है? क्या ये मजाक नहीं? इसके ऊपर यदि आप कोई भी रिटायर्ड जज साहब की मांग की, एक बार इस कैलकुलेशन को वर्कआउट करो। आखिर कैसे ऐसे हो सकता है कि यानी मैं कह रहा हूं कि आपके 2014, 2013, 2012, 2010 वालों की पेंशन 2016, 17, 18, 19, 20 वालों से ज्यादा है। इसका मतलब पे ज्यादा है। फिर आपका पे रिवीजन कैसे हुआ? पे रिवीजन नहीं हुआ। ये धोखा है, ये छल है, ये छलावा है। दिसंबर 2015 के आंकड़े गलत लिए गए। उनके साथ फिटमेंट फैक्टर जो अप्लाई किया गया पूरी तरीके से उन्होंने इस बजट को बैलेंस करने के लिए जानबूझ करके टेम्परिंग की है। ये टेम्परिंग कोई नहीं मानेगा। इस टेम्परिंग का सबूत हमने पूरा वर्कआउट किया है कि OROP 3 में फिर उन्होंने गोलमोल करके रिवीजन किया है। गोलमोल करके रिवीजन किया, साफ साफ दिखता है। मेजर साहब की आप बताओ। अब आते हैं मेजर साहब जो 61,205 से 68,505, 7,345 बढ़ गई। लेफ्टिनेंट कर्नल 89,347 से 95, 6,000 बढ़ गई। कर्नल की 92,855 से 1,05,175, 12,320 बढ़ गई। ब्रिगेडियर की 96,555 से 1,08,800, 12,245 बढ़ गई। मेजर जनरल की 9,447 बढ़ गई। जनरल की 10 मतलब इनकी 7,000, 8,000, 12,000, 10,000 बढ़ गई, लेकिन हमारी घट गई। फिर ये कौन सी पॉलिसी है? ये कौन सा फार्मूला है? ये मजाक है या नहीं? मैं ईमानदारी से कह रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर जितना स्टडी हमने पीछे से किया, OROP 1 से पूरी कैलकुलेशन के चार्ट निकाले, OROP 2 के निकाले, 3 का कंपैरिजन किया। अभी 2.57 फिटमेंट फैक्टर है, बढ़ रहा है। 14.3% बढ़ रही है, तो फिर बढ़ती क्यों नहीं है? आखिर इसका कहां गुना हुआ? ये दिसंबर 2015 से लिया गया। अब की बार जैसे आंकड़े यानी दिसंबर 2025 के आंकड़े कहीं ना कहीं कमजोर आंकड़े लेने के बाद ये फिर छल कर सकते हैं। इसीलिए आपको जागना होगा। एक एक चीज आपके सामने जो हमने रखी। अब मैं बात करूंगा CRPF की, यानी फौज। आपको पता है कितने संगठन है, कौन सा काम कर रहा है। अभी कोई भी पूरी तरीके कोई भी रोड पर नहीं आ रहा है। किसी ने अच्छे तरीके से ज्ञापन नहीं दिया है, ना ही किसी को सरकार ने बुलाया। अब यहां देख सकते हैं CRPF ने अपना एक काम कर लिया। उन्होंने सोचा कि नहीं, हम दूसरों के भरोसे नहीं रहेंगे और उन्होंने अपनी केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्तों, दूसरे तरह के आर्थिक फायदों के बदलाव के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। 3 नवंबर को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठन हो गया है। 18 महीने में रिपोर्ट दी जाएगी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर नेशनल जो JCM स्टाफ साइड को लेकर कई प्रकार का नेगोशिएशन चल रहा है। इसके बीच में केंद्रीय अर्धसैनिक बल ने अपने जवानों अफसरों के आर्थिक हितों की पैरवी के लिए 7 सदस्यीय बोर्ड का गठन कर लिया है। यह बोर्ड केंद्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से अपने सुझाव 8वें वेतन आयोग तक पहुंचाएगा। CRPF ने 2 जनवरी ADG हेडक्वार्टर संदीप खरवार की अध्यक्षता में एक विशेष बोर्ड गठित किया। बोर्ड में मितेश जैन IG पर्स, किशोर प्रसाद DIG रेंज नई दिल्ली, रमेश कुमार ग्रुप सेंटर जमशेदपुर,
पदम कुमार डीआईजी रेंज बेंगलुरु, वाईएन राय कमांडेंट 128 बटालियन, अवशेष सिंह डीएफए मार्देशाला, संदीप सिंह पवार ट्वाइसी बोर्ड का सदस्य बनाया गया। इनके अलावा सहायक कमांडेंट, इंस्पेक्टर स्टेनो, उप निरीक्षक मिनिस्ट्री, हवलदार जीडी, 2 सिपाही और को भी बोर्ड में शामिल किया गया है। आप समझ सकते हो, इसके अलावा उन्होंने रनर 2 सिपाहियों को भी, हवलदार को भी, एएसआई को भी, एसआई को भी बोर्ड में शामिल किया गया है। एक अधिकारी के मुताबिक सीआरपीएफ देश का एक ऐसा अर्धसैनिक बल है जो आंतरिक ड्यूटी के मोर्च पर सबसे ज्यादा संख्या में तैनात है। J&K में आतंकवाद हो, चुनाव ड्यूटी हो, अलग अलग जगह पर उनका ट्रांसफर हो। अब उन्होंने कहा है कि हमारे भत्ते क्या होंगे, हमारा वेतन क्या होगा, हमारी पेंशन क्या होगा, हमारी एचआरए क्या होगा, हमारे जोखिम भत्ते क्या होंगे, हमारी हेल्थ सेवाएं क्या होगी, हमारी दिक्कतों को बोर्ड के सामने हम रखेंगे। हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें खुद चाहिए। उन्होंने और आराम से यानी गृह मंत्रालय से मंजूरी ले भी ली है, ताकि जो भी कैडर रिव्यू हो, हमारी पदोन्नति हो, हमारी समस्याओं को हम आयोग के सामने रखेंगे। अब आप देख सकते हो दोस्तों, ये इतनी बड़ी रिपोर्ट है। मैंने आपके सामने चार्ट रखे, आपके सामने भूतपूर्व सैनिकों की समस्या रखी और फैक्ट रखे। यदि हम आज नहीं जागेंगे तो हमारे साथ क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, ये सब बात की बात है। लेकिन पेंशनरों के अधिकारों पर फिर कैंची कहीं न कहीं इस तरह लगेगी जैसा कि आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर, 125% डीए, 14.3 की बढ़ोतरी, फिर हमारी पेंशन कम क्यों? आप करना होगा कमेंट्स इसके ऊपर। धन्यवाद।